Congratulations, Swastik, on securing All India Rank 22 in AC 2021 from Civil Engineering Branch. Thank you, ma'am. Tell us about the moment when you got to know about the result and to whom you told first. एक्चुअली मैं किसी काम से कहीं पर बाहर था और एकदम से जब मैंने अपना इंटरनेट ऑन किया तो काफ़ी सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेज थे। तो समझ में तो आ गया था कि शायद सिलेक्शन हो गया है, बट किसी का कॉल नहीं आया था। तो शायद लग रहा था कि एकदम टॉप भी नहीं किया, शायद कहीं मिडल में रैंक होगी। तो फिर मैंने यूपीएससी की वेबसाइट खोली और रैंक में अपना जब नाम देखा तो काफ़ी खुश था, क्योंकि इस साल सीट्स काफ़ी कम थी। उसके बाद अपने पेरेंट्स, फैमिली को मैंने इन्फॉर्म किया और बस फिर हम। What was unique about your strategy? मेरे को लगता है कि जो एक चीज़ मैं फॉलो करता हूँ वो है मल्टीपल रिविजन्स, कि जब भी मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ता हूँ तो तुरंत ही उसके सवाल नहीं करने लगता हूँ। थोड़ा गैप लेता हूँ, थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद मैं उसके करता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आज मैंने कोई सा सब्जेक्ट रिवाइज किया है तो उसके 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद ही मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, ताकि लंबे समय तक मैं उन चीज़ों को याद रख पाऊँ। तो मल्टीपल रिविजन्स शायद एक मैं अपना कह सकता हूँ कि एक मेरी की स्ट्रैटेजी थी जिसने मुझे काफ़ी हेल्प करी। What was your study schedule while preparing for engineering services? स्टडी स्केड्यूल काफ़ी चेंज होता रहा है। पहले मैं अपने जैसे कॉलेज के 4th ईयर से बेसिकली मेनली अपना चालू किया था प्रिपरेशन। तो उस टाइम पर क्योंकि सुबह में क्लासेस रहती थी तो मेनली जब क्लासेस खत्म हो जाती थी तो शाम के टाइम में लाइब्रेरी वगैरह जाकर पढ़ा करता था। फिर कोविड में मैंने अपनी कोचिंग चालू करी थी। तो कोचिंग क्योंकि हमारे 2 लेक्चर्स आते थे रोज़ के, तो मैंने अपना स्केड्यूल ऐसा रखा था कि सुबह मैं उठते से एक लेक्चर देखता था, फिर मैं अपनी सेल्फ स्टडी करता था, फिर रात में सोने के पहले मैं अगला लेक्चर देखा करता था। तो इस प्रकार से मैं जब कोचिंग चल रही थी तब मैंने ऐसे मैनेज किया। फाइनली जब मेरी कोचिंग खत्म हो गई तो फिर पूरा टाइम सेल्फ स्टडी के लिए था। तो फिर मैं जितना ज़्यादा दे सकता था अपना टाइम सेल्फ स्टडी की तरफ, उतना मैं देता था। Which program of IAS Master you were enrolled in? कॉलेज के टाइम मैंने अपना प्रिपरेशन चालू किया था, तो उस टाइम वहाँ पर जो सीनियर्स थे तो गाइडेंस भी पूरी मैंने उन्हीं से ली थी। कौन से सब्जेक्ट्स के साथ चालू करना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, सब कुछ मैं उन्हीं से पूछ कर करता था। शुरू के 1-2 महीने उन्हीं ने मुझे काफ़ी गाइड किया। उन्हीं में से कुछ सीनियर्स थे, जैसे लास्ट ईयर जो AIR टूल आए इंजीनियरिंग सर्विसेज में, प्रशांत भैया, उनसे मैंने पूछा था फाइनली कि आप ही बताओ मैं कौन सी कोचिंग जाऊँ। तो उनने मेरे को बोला था कि IAS मास्टर में एनरोल कर लूँ। तो मैं और मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने फिर IAS मास्टर में एनरोल किया था। How did IAS Master faculty member help you in strengthening your preparation? तो हम लोगों ने एक्चुअली ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के लिए एनरोल किया था, लेकिन ड्यू टू कोविड सिचुएशन वी कुड नॉट गो फॉर द क्लासेस। तो हमें ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते थे। उन्हीं लेक्चर्स में जब भी टीचर्स वगैरह आया करते थे तो वही हमें गाइड करते थे कि हमको कब प्रीवियस ईयर करना है, कब रिविजन करना है, कब हमें टेस्ट सीरीज चालू कर देनी चाहिए। तो जो भी ऑनलाइन क्लासेस थी उनमें हमें गाइडेंस मिल जाया करता था। How did you find IAS Master doubt solving mechanism? बेसिकली 2 प्लेटफॉर्म्स का मैंने यूज़ किया था। एक IAS मास्टर का ऐप है जिसमें पूरा डिस्कशन फोरम रहता है। उस पे अपने डाउट्स हम लोग पोस्ट कर दिया करते थे और उसमें रिप्लाई आ जाया करते थे टीचर्स के, या फिर जो बाकी स्टूडेंट्स रहते थे उनके भी आ जाया करते थे। उसके अलावा टेलीग्राम पे जो IAS मास्टर का ग्रुप है उस पर हम अपने क्वेश्चंस वगैरह डालते रहते थे, और कंचन सर, घनश्याम सर, ये सर हमारे डाउट्स ऑनलाइन ही सब सॉल्व करके, कभी सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ती थी तो वो भी सॉल्व करके हमको दे दिया करते थे। Swastik, for how many hours you study in a day? घंटे वेरी करता था। कभी अगर अच्छी पढ़ाई हो गई तो 6, 7 या 8 घंटे भी खींच लिया, और कुछ दिन ऐसे भी रहते थे जब पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है। तो जब नहीं मन करता था तो फालतू मैं पढ़ने नहीं बैठता था, उस दिन फिर फुल रिलैक्स करा करता था ताकि अगले दिन पूरी एनर्जी के साथ पढ़ पाऊँ। How did IAS Master study material help you? IAS मास्टर का जो स्टडी मटेरियल है वो काफ़ी डेप्थ में दिया हुआ है, काफ़ी वास्ट उसमें कवर किया हुआ है सब कुछ। तो इतना पता रहता था कि अगर वो उस पैकेज से हमने सब कवर कर लिया तो कभी भी कुछ भी छूटेगा नहीं या कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर कोई टॉपिक में दिक्कत होती थी तो अच्छे से उसका पोस्टल पैकेज पढ़ के और फिर अपने क्वेश्चंस वगैरह सब सॉल्व हो जाया करते थे। How it all started and what kept you consistent and motivated all through this while? मेरे जो फ्रेंड्स थे जो IAS मास्टर में एनरोल हुए थे, हम सब का एक व्हाट्सएप ग्रुप था, हम उसमें कनेक्टेड रहते थे, आपस में अपने डाउट्स वगैरह शेयर करते रहते थे, थोड़ा अपडेटेड रखते थे एक दूसरे को कि कौन क्या पढ़ रहा है, कितनी क्या प्रोग्रेस हो गई है। उसके अलावा भी मेरे काफ़ी दूसरे जो दोस्त थे स्कूल वगैरह के, उन लोगों के साथ हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा था जिसमें अपनी डेली प्रोग्रेस डाला करते थे एक दिन के एंड में, कि आज हमने कितने घंटे पढ़ा या कितना सॉल्व किया। तो उससे एक अपने आप मोटिवेशन आ जाता था कि मुझे इस ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा आज डालना है अपना प्रोग्रेस। तो एक वो मोटिवेशन की तरह एक्ट करता था कि आज ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। Nowadays, both learning modes online and offline are available. Which mode would you recommend? मैं अपने आप को काफ़ी अनफॉर्चुनेट समझता हूँ कि मुझे तीनों ही मोड्स ऑनलाइन में करने पड़े, क्योंकि ऑफलाइन का एक अलग ही एनवायरनमेंट रहता है, पूरे सारे स्टूडेंट्स रहते हैं और आप लाइव ही उसी टाइम पे अपना कोई भी डाउट सॉल्व कर सकते हैं। तो वो चीज़ मेरे को जब मैंने ऑनलाइन किया तो मेरे को समझ में आया, इसलिए आई वुड सजेस्ट कि अगर किसी के पास ऑप्शन है तो वो हमेशा ऑफलाइन के लिए ही जाए, क्योंकि वही बेस्ट है।
What was your study schedule while attending classes? कोचिंग में जो टीचर्स हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, तो वो जैसे भी सब्जेक्ट चालू करते हैं, जो भी वो करिकुलम फॉलो करते हैं, हमको अपने आप को उसी से अलाइन रखना चाहिए। कि अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट चालू हुआ है तो आप कोशिश कीजिए कि आप टीचर से पूछ लीजिए, टीचर जो बोल रहे हैं आप वही कीजिए। आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा। उसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, तब आप भले ही, अगर आपको लगता है आप अपना खुद का कुछ सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, कर सकते हैं। लेकिन जितना कोचिंग में करवाया जा रहा है और जो टीचर्स वहाँ के बोल रहे हैं, सबसे पहले तो उसको कंप्लीट करना चाहिए। Why did you choose ESE over other career choice? मेरे दो ही रीजंस थे कि क्योंकि मैंने सिविल इंजीनियरिंग ली थी कॉलेज में, तो मेरे को हमेशा से था कि मुझे सिविल इंजीनियरिंग में ही जाना है। कॉलेज में काफ़ी ऑप्शन थे, जब आप दूसरे जो भी आजकल ऑप्शन है आप उसमें जा सकते हैं, बट मेरे को था कि मैं सिविल में ही जाना चाहता हूँ। सेकेंड जो मेरा रीज़न था वो ये था कि मेरे को हमेशा से था कि मुझे गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना है। इन दोनों अगर ऑप्शंस को मिलाया जाए तो बेस्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज ही था मेरे पास, जो मुझे लगा कि बेस्ट चीज़ जो मेरे लिए हो सकती है। और अगर किसी और स्टूडेंट का भी यही रीजंस हैं तो वो भी इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। What was your study schedule during last month of preparation? शुरू में मेरा ऐसा रहता था, जब मैं प्रिपरेशन जब चालू किया था और कॉलेज टाइम में था, जब तब लास्ट मंथ्स आते थे, तो मेरा रहता था कि मैं रोज़ मतलब एक सब्जेक्ट चालू किया हूं तो उसी को फिनिश करूं। लेकिन जैसे जैसे मैं अपनी जर्नी में आगे बढ़ा, मुझे समझ में आया कि अगर हम एक ही सब्जेक्ट दिन भर पढ़ते हैं तो हमारी एफिशिएंसी कहीं ना कहीं बहुत लो हो जाती है। तो अब जब मेरे को ये समझ में आ गया तो मैं सब्जेक्ट स्विच करता था कि एक दिन में एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स पढूं, भले ही आधे आधे पढूं या 25% ही कवर कर पाऊं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, जब आप रिवीजन फेज में आ गए हैं तो कोशिश कीजिए कि आप 2 से 3 सब्जेक्ट्स को एक दिन में पढ़ें, ताकि आप भी काफ़ी अच्छा फील करते हैं, आपको काफ़ी बोरिंग नहीं लगता और चीज़ें भी कवर हो जाती हैं। What strategy you adopted in the exam hall? प्रीलिम्स के टाइम पर जैसा कि देखा जाए, टाइम बहुत कम रहता है। 180 मिनट में आपको, अगर टेक्निकल की बात करूं, 150 क्वेश्चन करने रहते हैं। तो करीब करीब आप ये समझ लीजिए कि 1 मिनट में आपको एक सवाल सॉल्व करनी है। उसमें कुछ काफ़ी टफ न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। तो मेरा यही था कि अब तो खैर उन्होंने डिजिटल वॉच के लिए मना कर दिया, लेकिन उस टाइम पे अलाउड था, तो डिजिटल वॉच मैं अपने लेकर गया था। और मेरी यही स्ट्रैटेजी थी कि मैं एक एक मिनट मैं देख रहा हूँ, अगर मैंने 10 सवाल कर दिए तो क्या 10 मिनट ही हुए हैं, 15 सवाल कर दिए तो क्या 15 मिनट ही हुए। तो ऐसे मैं टाइम के साथ एकदम फॉलो कर रहा था उसको। तो प्रीलिम्स में इसलिए कभी भी क्वेश्चन वाइज ऐसे प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मेंस की बात करूं तो हाँ, मेंस का पेपर मेरे को थोड़ा टफ लगा था, क्योंकि प्रिपरेशन भी हमको थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगा पर्सनली कि टाइम थोड़ा और मिलता तो और अच्छा कर सकता था मैं। उधर भी वही टाइम का इशू था, उसमें क्वेश्चन सेलेक्ट करना पड़ता है। तो स्टार्ट में जैसा कि कुछ मेरे को जो ऑलरेडी रैंक जो ला चुके हैं उनसे ये गाइडेंस मिला था कि आप शुरू के 10 मिनट क्वेश्चन को पढ़ने में, जो मेन्स के सवाल रहते हैं, जो बुकलेट होती है, आप उससे चूज़ कर सकते हैं कि एक बार आप डिसाइड कर लीजिए कि आप कौन कौन से क्वेश्चंस करना चाहते हैं, तो उससे फिर आपको काफ़ी आसानी होगी। तो शुरू का 10 मिनट मैंने जो है क्वेश्चन सिलेक्शन में ही बिताया था। और मेंस की स्ट्रैटेजी यही थी कि आधे घंटे में मैं एक पूरा सवाल कर पाऊँ, क्योंकि करीब 180 मिनट मिलते हैं और 300 मार्क्स का आपको कवर करना रहता है उसमें। तो मेंस में मेरी ये स्ट्रैटेजी थी। और इंटरव्यू गाइडेंस तो फिर उसके लिए मैंने सेशन किया था, मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह दिए थे, तो उससे काफ़ी हेल्प हो गई थी। What are your marks in ESE prelims, mains and interview? My final marks are 822, in which I secured 313 in prelims and 395 in mains and 114 in interview. What was your strategy for GS Paper 1? जीएस पेपर 1 के लिए काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी सारी एडवाइजेस दी थी, लेकिन अल्टीमेटली मैंने वही फॉलो किया था जो मैंने अपने लिए सोचा था कि हाँ, ये मेरे लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी। तो वो यही थी कि कुछ लोग कहते थे कि उतने अच्छे से मत पढ़ो, जीएस काम नहीं आएगा ऐसा, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था। 2-2 3-3 बार मैंने सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज किया था। उसके बाद पेपर में जैसे लोगों की ये स्ट्रैटेजी रहती थी कि जितने ज़्यादा सवाल आप सॉल्व कर पाओगे उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे, बट मैं इससे भी अग्री नहीं करता था। मैंने उतने सवाल सॉल्व नहीं किए। जैसे लोग कहते थे आउट ऑफ 100 यू शुड अटेम्प्ट मोर देन 90 एंड देन यू विल बी स्कोरिंग ग्रेट मार्क्स। बट मेरा कहीं ना कहीं ये था कि नहीं, मैं कम भले ही अटेम्प्ट करूंगा बट एक्यूरेटली करूंगा। तो मैंने 74 अटेम्प्ट किए थे और उसमें मेरा 100, शायद मेरे 100 मार्क्स आए नॉन टेक में। तो मेरी यही स्ट्रैटेजी रहेगी कि आप जीएस को एक बार तो अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर जितने ज़्यादा आप टेस्ट लगा सकते हैं उतने ज़्यादा आप टेस्ट दे सकते हैं जीएस के। How did IAS Master online test series benefit you? आईएएस मास्टर की जो टेस्ट सीरीज रहती है उसके जो क्वेश्चंस थे उनकी काफ़ी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। टफ क्वेश्चंस भी आते थे, कभी कभी लेंदी पेपर भी आ जाता था। तो बेसिकली आईएएस मास्टर ने हर तरीके के पेपर्स के दिए थे हम लोगों को। कभी मॉक टेस्ट में कोई आसान पेपर आ गया और कभी कोई लेंदी पेपर आ गया, टफ पेपर आ गया। तो लगभग हर तरीके के पेपर के लिए हम तैयार थे। एक मन में बैठ जाता है कि हमको बेसिकली कितने सॉल्व करके आने हैं सवाल, तो वही स्ट्रैटेजी लेकर गया था और कुछ करीब उतने ही मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था। Tell us about your family.
मैं अपने पेरेंट्स और एल्डर सिबलिंग सिस्टर के साथ रहता हूँ। मेरी मम्मी गवर्नमेंट जॉब करती हैं, मेरे फादर एक सिविल इंजीनियर हैं और मेरी बहन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही है। फादर मेरे चूँकि सिविल इंजीनियर है तो हमेशा से मेरे को एक्सपोजर पता था कि इस फील्ड में क्या है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या ऑप्शंस हैं। और कहीं ना कहीं मेरी मम्मी गवर्नमेंट ऑफिस में रही हैं और मैं एक गवर्नमेंट कॉलोनी में ही रहता हूँ, तो मेरा हमेशा से रहा था कि इसलिए मैं गवर्नमेंट जॉब में ही जाऊँगा। Tell us about your native place. मैं भोपाल को ही बिलोंग करता हूँ और पूरा स्कूलिंग वगैरह मेरा सब अप टू 12th सब भोपाल से ही हुआ है। और कभी ऑप्शन मिले मेरे को कि आपको ऑप्शन भोपाल में ही रहने का, तो बिल्कुल मैं चाहूँगा कि आगे का समय भी मुझे भोपाल में ही बिताने का मौका मिले। Tell us about your schooling. स्कूल मैंने भोपाल से ही किया था और स्कूल में मतलब मेरी कोई बहुत ऐसी अच्छी इमेज नहीं थी। अप टू अगर 11th में बात करूं कि या तो मैं हमेशा से एकदम की साइड लाइन था कि या तो लोग मुझे जाने नहीं, या फिर मेरी ऐसी कुछ हरकतें रहती थी कि टीचर्स हमेशा मेरे डांटती रहती थी या हमेशा उनकी एकदम जो बैड लिस्ट होती है उसमें मैं रहा करता था। 12th में एकदम से चेंज हो गया था क्योंकि बोर्ड्स वगैरह आ जाते हैं तो थोड़ा सीरियस टाइप हो गया था। तो स्कूल में तो मेरा ऐसा रहा था एक्सपीरियंस। बाकी जैसे कि आपने मेरे कॉलोनी के बारे में पूछा, मेरी कॉलोनी का नाम भी थोड़ा अजीब है, 4 इमली नाम है उसका। एक पूरी गवर्नमेंट रेसिडेंशियल कॉलोनी है, फ्रॉम बी क्वार्टर्स टिल एफ क्वार्टर्स। वहाँ पे पॉलिटिशियंस भी रहते हैं, वहाँ पे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स भी रहते हैं, वहाँ पे फिर बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है वो भी रहते हैं। तो शुरू से ही मेरा कहीं ना कहीं इंट्रैक्शन भी ऐसे ऑफिसर्स के साथ हुआ है और जो उनका एटीट्यूड जो मैंने देखा, जो उनसे बात करने में जो मेरे को फील हुआ, उसने मेरे को काफ़ी ज़्यादा मेरे को ऐसा फील कराया कि मुझे भी कुछ ऐसा ही बनना है। इसीलिए हमेशा से मेरा रहा था कि काफ़ी क्लियर था मैं इस चीज़ को लेके आफ्टर 12th कि हाँ, मुझे जाना तो कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड फील्ड में है। Tell us about your college and what activities you were involved in during your college days. कॉलेज में जब चालू किया था तो सब काफ़ी नर्वस रहते हैं, एकदम फर्स्ट ईयर चालू हुआ था, पता नहीं था नई जगह आए हैं। लेकिन मेरे साथ अच्छा क्या था कि मेरे काफ़ी सारे कॉलेज कोचिंग फ्रेंड्स भी उसी कॉलेज में आए थे, तो बहुत ज़्यादा ऐसा फील नहीं हुआ लोनली सा कि अरे कहाँ पर आ गए हैं। तो शुरुआत तो ऐसी करी थी कि एकदम बस सारे दोस्त वगैरह मिलकर कभी बस बैठे बैठे गप्पे लड़ा के अगर कमरे पे पूरा टाइम निकाल दिया। कभी कहीं घूमने चले गए, कभी कहीं रात में निकल गए, क्योंकि हमारा ओपन कैंपस था। तो कभी भी हमको ये प्रॉब्लम नहीं आई कि अगर रात को 3 बजे भी हमको कहीं जाना है, 4 बजे भी जाना है, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी लौट कर आ जाओ कैंपस के बाहर। वाराणसी सिटी में मेरा कॉलेज था और वाराणसी सिटी अब एक सेकेंड होम की तरह हो गया है कि मतलब कभी भी मेरे को अगर ऐसा पूछे भोपाल के बाद तो हमेशा मेरे लिए वाराणसी ही रहेगा। और कॉलेज में कुछ एक्टिविटीज़ में मैं इन्वॉल्व था, जैसे हमारी एक सोसाइटी होती है सिविल इंजीनियरिंग सोसाइटी, उसमें मैं एक पोस्ट पिच दी गई थी मेरे को, तो उसमें मैंने थोड़ा जो भी उनका ड्यूटीज़ थी वो भी मैंने निभाई थी। टीचर्स वगैरह, उससे मेरे को फ़ायदा ये हुआ कि टीचर्स के साथ इंटरेक्शन हो या कुछ एलुमनाई हो या फिर जूनियर्स हो, तो सबके साथ थोड़ा एक पहचान टाइप का और बॉन्ड बन गया था। तो ये सब मेरा कॉलेज लाइफ था। What would be your advice for all future aspirants? जैसे कि हम सब जानते हैं कि रिसेंटली रेलवेज़ की सीट्स हटाई थी, तब से थोड़ी सी सीट्स कम हो गई हैं। तो इससे सारे एस्पिरेंट्स और स्पेशली जो लोग अभी कॉलेज में हैं और अगर वो सोच रहे हैं कि उनको इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो मैं ये कहूँगा कि आप जितना जल्दी प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं उतना जल्दी चालू कर दीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप फर्स्ट सेकंड ईयर में चालू कर दें, आप थर्ड ईयर से एक मन बना सकते हैं कि एटलीस्ट आप कुछ तो चालू करें। फोर्थ ईयर आते आते आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। सेकेंड एडवाइस मैं ये भी देना चाहूँगा कि मैंने ये फील किया है, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं या पीयर्स हैं, कि कहाँ डिफरेंस एक क्रिएट हो जाता है। मुझे लगता है जब भी आप कोई भी कॉन्सेप्ट पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप उसी समय उसको ग्रैब कर लीजिए, कुछ भी बैकलॉग में मत छोड़िए कि ये टॉपिक मैं बाद में कर लूँगा या ये चीज़ मैं बाद में देख लूँगा, क्योंकि वो टाइम कभी आता नहीं है। और अगर एक बार आपके बेसिक्स कमज़ोर रह गए तो आप फिर 3 बार पढ़ लीजिए, 4 बार पढ़ लीजिए, किसी बुक से पढ़ लीजिए, आप उसे कर नहीं पाएंगे। तो जब भी आप कोई भी नया चैप्टर या कोई भी नया कॉन्सेप्ट चालू कर रहे हैं, फ्रेश माइंड के साथ चालू करिए और अपना बेस्ट दीजिए उस चीज़ को सीखने में। What are your future goals? फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स यही है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज हमेशा क्लियर करके मेरे को इसकी जॉब में जाना था। तो अभी यही है कि इसकी जो भी जॉब मेरे को दी जाएगी उसको मुझे अच्छे से करना है। और डाउन द लाइन, जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का ऐसा समझा जाता है कि ये लोग कुछ काम नहीं करते हैं या वहाँ पे कुछ काम नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं मेरा एक ये टारगेट लेकर जाऊँगा कि इसको मैं डिफाई करूँ, कहीं ना कहीं मैं अच्छे से वहाँ पे काम करूँ और दिखाऊँ कि नहीं, हर जगह अच्छे से काम हो रहा है। You have been an excellent student here at IES Master. We thank you so much for giving us time and for sharing your experience. God bless you. थैंक यू मैम।